हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इस पाठ की लेखिका है मधु काकरिया और यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम की यात्रा की थी, सिक्किम, गैंगटॉक और वहाँ से वो कटाओ, युमथांग वगैरह गई थी जगहों पर, और वहाँ की यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो ये है एक यात्रा वृतांत। इस पाठ का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। ये नेपाली भाषा की प्रार्थना के बोल हैं। साना साना हाथ जोड़ी मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर, साना साना मतलब छोटे छोटे। तो हम पाठ को आरंभ करते हैं। लेखिका गैंगटॉक शहर के एक होटल में है और वहाँ से वो अपनी यात्रा का आरंभ हमारे साथ शेयर कर रही हैं या वो बांट रही हैं। हम पाठ को आरंभ करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान उल्टा पड़ा था। ये लेखिका कहती हैं कि वो जो होटल में थी, उस होटल से उन्होंने जब रात के समय खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उन्हें कैसा लग रहा था, जैसे आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर, ढलान तराई बोलते हैं पहाड़ के नीचे का एरिया, तो वो ढलान में होता है। तो दूर ढलान थी तराई पर, सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह था रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर। लेखिका ने होटल की खिड़की से देखा तो वो होटल काफ़ी ऊंचाई पर था और जब उन्होंने देखा तो उन्हें कैसा लग रहा था, जैसे आसमान बिल्कुल नीचे आया हुआ है और आसमान छोड़कर सारे सितारे धरती पर टिमटिमा रहे हैं, या फिर आसमान आज उल्टा हो गया है, धरती ऊपर हो गई है और आसमान नीचे आ गया है। लेखिका बड़ी आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। और ये जो दृश्य था ये किसका था, ये क्या दिखाई दे रहा था? ये था गैंगटॉक शहर। गैंगटॉक शहर यानी मेहनतकश बादशाहों का शहर। मेहनतकश बादशाहों का शहर मतलब वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनती जीवन जीकर वो अपने जीवन के सुखों दुखों को बड़े संतोष के साथ काटते हैं, इसीलिए उन्हें मेहनतकश कहा गया है। और बादशाह क्यों? क्योंकि सिक्किम शहर का जो इतिहास है वो राजाओं से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के राजा भी कभी बड़े मेहनतकश हुआ करते थे। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर है, ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था। गैंगटॉक की सुबह शाम रात सब सुंदर था और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में एक सम्मोहन जगा रही थी। एक वशीकरण था उस रात के अंदर, उस जगमगाते हुए गैंगटॉक शहर में, जो लेखिका को वश में कर रहा था। और वो वशीकरण किस तरह का था? कुछ इस तरह का कि जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। यानी लेखिका उस समय सब कुछ भूल चुकी थी, सब कुछ अर्थहीन हो चुका था। लेखिका कहती हैं कि मैं, मेरी चेतना, मेरे आसपास का सारा दृश्य सब कुछ जैसे अर्थहीन था। बस मेरे सामने वो गैंगटॉक जो शहर था रात के समय जगमगाता हुआ था वो दिखाई दे रहा था। मेरे बाहर भीतर सिर्फ शून्य था, यानी कुछ भी क्लेश, कोई दुख, कोई विवाद, कोई सुख, इस प्रकार की कोई भावना उनके हृदय में नहीं थी। सिर्फ एक क्या था सामने? अतीन्द्रियता की डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से परे, जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे भी जिसे महसूस करना बहुत मुश्किल है, तो इंद्रियों के अनुभव से भी परे इस तरह की एक जादुई झालर, यानी कि वो गैंगटॉक शहर जो जगमगा रहा था वो उनके सामने था। ये रात का दृश्य है। रात को लेखिका देर तक गैंगटॉक शहर को देखती रही और फिर सो गई। अब है सुबह का दृश्य, सुबह का दृश्य अभी नहीं है। लेखिका जो वो गैंगटॉक शहर देख रही हैं तो वो शहर देखते देखते ऐसे लगा जैसे उनके अंदर एक ज्ञान की उजास मतलब उजाला, एक ज्ञान का उजाला उस शून्य में, उस हृदय में जागने लगा हो। और धीरे धीरे उस शहर को रात के समय देखते देखते ही उनके होठों पर एक प्रार्थना छूने लगी। ऐसी प्रार्थना जो नेपाली भाषा में थी, और वो प्रार्थना थी साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशेली, जिसका अर्थ है तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे और यही बोल रात के समय जगमगाते हुए गैंगटॉक शहर को होटल की खिड़की से देखकर लेखिका के होठों पर प्रार्थना के ये बोल आ गए थे। अब सुबह की बारी आती है। रात को लेखिका देर तक जागती रही और फिर उसके बाद देर से सोई
और सुबह इन्हें कहाँ के लिए निकलना था, एक और पर्यटन स्थल जो सिक्किम में ही है, सिक्किम राज्य में ही, और उसका नाम है युमथांग। तो हमें सुबह युमथांग के लिए निकल पड़ना था। जैसे ही लेखिका की आंख खुली, आंख खुलते ही वो बालकनी की तरफ भागी। यहाँ पर वो क्या देखना चाहती थी, यहाँ से वो देखना चाहती थी कंचनजंगा पर्वत। तो लोगों ने बताया था, यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। और कंचनजंगा क्या है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। लेकिन अब हुआ क्या था, लेखिका कंचनजंगा देखने के लिए तो खिड़की की तरफ, बालकनी की तरफ दौड़ी, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान में हल्के हल्के बादल थे। और पिछले वर्ष की भांति इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे, यानी कि बादल जो थे वो कंचनजंगा पर्वत पर छाए रहे और कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना ही दिखी। लेखिका कहती हैं कि सुबह होते ही वो कंचनजंगा पर्वत देखने के लिए बालकनी की तरफ गई। देखिए ये कंचनजंगा पर्वत है, जो कि लेखिका को इस तरह का कुछ दृश्य देखना था प्रातःकाल का, लेकिन हल्के हल्के बादल थे और कंचनजंगा पर्वत उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो बिल्कुल ऐसे लगा कि ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं और वो अपने कपाट बंद रखें तो हमें दर्शन नहीं होंगे। तो उसी तरह का कुछ दृश्य कंचनजंगा का बना हुआ था। अब लेखिका जो है वो अपने गाइड के साथ जाने की तैयारी कर रही है। तो कंचनजंगा न तो उनको दिखनी थी और न ही उन्हें दिखी, लेकिन सामने रकम रकम के रंग बिरंगे बहुत सारे फूल दिखाई दिए। रकम रकम के तरह तरह के फूल उन्हें दिखाई दिए और ऐसा लगा कि वो फूलों के बाग में आ गई हैं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। तो ड्राइवर कम गाइड, लेखिका के साथ में एक ड्राइवर था जो कि उनका गाइड भी था। तो ड्राइवर कम गाइड जिसका नाम था जितेन नार्गे, ये सुबह सुबह लेखिका को जगाने और बताने उठाने के लिए आ गया और कहता है कि आप इतने फूल और सब यहीं देखते रह जाओगे तो रास्ते भर कब चलेंगे, इसलिए अभी तो आप चलिए। गैंगटॉक से हमें 149 किलोमीटर की दूरी पर जाना है और वह है युमथांग। और युमथांग का मतलब है रास्ते में भरी फूलों से भरी हुई घाटियाँ और वादियाँ। तो आपको जितने भी फूल और घाटियाँ वादियाँ देखने हों तो युमथांग के रास्ते से देख लीजिएगा। तो जितेन नार्गे तो फूलों के बारे में बता रहा है, लेकिन लेखिका कहती है क्या मुझे वहाँ बर्फ़ मिलेगी। लेखिका बड़े बचकाने उत्साह से पूछती है। लेखिका मैदानी भागों से संबंध रखती है और मैदान में रहने वालों के लिए बर्फ़ बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कहती हैं कि क्या बर्फ़ मिलेगी। तब जितेन नार्गे जो कि उनका ड्राइवर भी है और गाइड भी है, वो कहता है चलिए तो, अरे चलिए तो सही, देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। अब रास्ता शुरू हो गया है, गाड़ी में बैठ गए हैं लेखिका और लेखिका के जो यात्री साथी थे वो सब। जगह जगह गदराए पाइन यानी हरे भरे पाइन के पेड़ और धूपी, ये सब पहाड़ी पेड़ों के नाम हैं। इनके खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी हुई सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती हुई, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है हैं और जब भी किसी बुद्धिस्ट की यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले की, बौद्ध धर्म गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। लेखिका पूछती है कि इन्हें उतारते कब हैं। तब जितेन कहता है नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। लेखिका को जितेन नार्गे बता रहा है कि जगह जगह पर जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक ही कतार में उन्हें बहुत सारी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। सफ़ेद पताकाएं उन्हें दिखाई दी, रास्ते में लगी हुई थी। जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तो जितेन ने बताया कि ये सफ़ेद पताकाएं किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर शहर से दूर लगा दी जाती हैं। इनकी संख्या 108 होती है और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये समय के साथ अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। यही नहीं, जितेन ने बताया कि किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं भी लगाई जाती हैं और इन्हें भी उतारा नहीं जाता, ये भी धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो नार्गे बोलता जा रहा था,
और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की मान्यता थी। मैंने कई दुकानों पर भी दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। एक जगह आई और उस जगह का नाम बताते हुए जितेन नार्गे, जो उनका ड्राइवर भी है और गाइड भी है, वो कहता है इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड एक बहुत पुरानी फिल्म है, उस फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। और तिब्बत के चीज के बसमन ने लेपचाओं के शौमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए गए थे। ये वो सिक्किम के इतिहास की जानकारी दे रहा है। सिक्किम की दो स्थानीय जातियाँ थी, लेपचा और भूटिया। इनके बीच में बहुत लंबे समय तक झगड़े हुए थे और उसके बाद शांति वार्ता हुई थी और संधि की गई थी। और वो संधि किस किस के बीच में हुई थी? चीज़ बसपन और चीज़ बसपन ने की थी किसके साथ? लेपचाओं के शौमेन से। और इस समय एक और व्यक्ति जो मौजूद था उसका नाम है कुंजतेक। तो इसकी मौजूदगी में चीज़ बसपन ने लेपचाओं के शौमेन से संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसीलिए यहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है। तो लेखिका कहती हैं कि जो जितेन है वो सिक्किम के इतिहास की जानकारी देते हुए उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है और यहाँ पर बहुत पहले एक ऐतिहासिक संधि हुई थी और इसीलिए आज भी यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। इसके बाद जितेन बताता है कि आगे जब लेखिका जीप में बैठी हुई और आगे बढ़ रही हैं तो उन्होंने उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? जब लेखिका ने पूछा कि यह क्या है तो नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। लेखिका को एक जगह पर घूमते हुए चक्र दिखाई दिए। लेखिका ने जितेन से पूछा ये क्या है? तो जितेन ने कहा, मैडम ये प्रेयर व्हील है और बौद्ध धर्म की ये मान्यता है कि इनको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश में यानी भारत देश में चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, लोगों की सारी अवधारणाएं और मान्यताएं एक जैसी होती हैं। यानी कि हर धर्म के अंदर पाप पुण्य को भी माना जाता है, उनसे मोक्ष का भी प्राप्ति का कोई ना कोई साधन ढूंढा जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में नदी स्नान को ज़्यादा महत्व देते हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म की ज़्यादा मान्यता है, वहाँ पर धर्म चक्रों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। लेखिका कहती हैं धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, यानी कि पहाड़ी रास्ते ऊंचे होने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से यानी कि आसपास का जो सीन था उससे चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए बौने से दिखने वाले बहादुर नेपाली अब गायब हो रहे थे। अब नीचे देख रहे थे। अब लेखिका की गाड़ी बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह, ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। लेखिका कहती है कि जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई तब सिक्किम में जो बने हुए घर थे वो काफ़ी नीचे रह गए और वो ऐसे लग रहे थे जैसे ताश के पत्तों से बने हुए घर हों और वो बहुत नीचे दिखाई दे रहे थे। तो लेखिका बताती हैं कि हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि अपने विराट और वैभव के साथ हमारे सामने आने वाला था। विराट रूप में पूरे वैभव के साथ हमारे सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम में हिमालय, मतलब कितने ही तीर्थ यात्रा करने वाले, कितने ही यात्री, कितने ही दर्शक कामना करते हैं हिमालय की। वही हिमालय पल पल परिवर्तित रूप के साथ अब हमारे सामने आने वाला था। आगे लेखिका कहती हैं और देखते ही देखते अब रास्ते वीरान होने लगे, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जा रहे थे वहाँ पर उतना ही ट्रैफिक कम था, लोग कम दिखाई दे रहे थे। रास्ते वीरान होने लगे, संकड़े होने लगे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, यानी कि जो घटाएं, जो बादल
उन्हें पहले कहाँ दिखाई दे रहे थे, अपने से ऊपर दिखाई दे रहे थे, वही बादल वही घटाएं अब नीचे पाताल की तरफ दिखाई देने लगे। वादियाँ चौड़ी होने लगी, पहाड़ों के नीचे का हिस्सा जो होता है, दो पहाड़ों के बीच की जो तराई होती है उसे वादी कहा जाता है। क्योंकि ये पहाड़ पर ऊंचाई पर बढ़ती जा रही थी तो कहते हैं कि वादियाँ चौड़ी होने लगी और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल भी बड़े शिद्दत से मुस्कुरा रहे थे, यानी कि बहुत ही मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे थे, बहुत अधिकता से, शिद्दत मतलब अधिकता, बहुत अधिकता से दिखाई दे रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर संकड़े कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी गहरी हरियाली की गुफा के बीच में से हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का जो प्रभाव है वो लेखिका और उसके साथ के यात्रियों पर क्या पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका बिल्कुल मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। वो चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, यानी कि जो भी सीन है वो गा कर के समय नष्ट ना करूं, इन सब नज़ारों को, इन सब परिदृश्यों को आंखों से देखकर अपने भीतर उतार लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा मतलब बहुत गहराई से विचार जागने लगे उनके भीतर। जीप की खिड़की से मुंड की यानी सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते हुए पर्वत शिखरों को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जल प्रपातों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती यानी चमकती बनी ठनी अच्छी लगने वाली तिस्ता नदी को देखकर कभी आकाश देख रही थी जिसमें पर्वत लग रहा था कि आकाश को छू रहे हैं, कभी वो नीचे देखती तो झरने गिरते हुए दिखाई देते और तिस्ता नदी जो कि सिक्किम में बहने वाली नदी है जो लेखिका के साथ बहुत पीछे से ही चली आ रही थी, सिलीगुड़ी से ये नदी उनके साथ चली आ रही थी, पर यहाँ पर उसका सौंदर्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं बड़ी रोमांचित थी, बड़ी पुलकित थी मतलब प्रसन्न थी और चिड़िया के पंख की तरह हल्की थी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई कलेश मेरे मन में नहीं था। और लेखिका के मन में एक गीत आता है और वो गीत है मेरे नगपति मेरे विशाल। ये हिमालय को समर्पित एक गीत है, तो वो लेखिका मन ही मन में गुनगुनाने लगती है और ये गीत गुनगुनाकर वे हिमालय को सलामी देना चाहती हैं कि तभी जीप एक जगह पर रोक दी गई। उस खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता एक झरना दिखाई दे रहा था और उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। लेखिका को एक जगह पर जीप रोक दी गई और वहाँ पर लेखिका ने देखा कि बहुत ऊंचाई से शिखरों के भी ऊपर शिखर से एक जलप्रपात गिर रहा है और इसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यहाँ आते ही क्या हुआ, यहाँ आते ही सभी सैलानियों के कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी, आदिम युग में यानी बहुत पुराने समय में जब जैसे किसी राजकुमारी को श्राप दे दिया गया हो, शापित, अभिशप्त का अर्थ होता है श्रापित, जिसे श्राप दे दिया गया हो, तो मैं किसी श्रापित राजकुमारी की तरह जो कि अपने राज से अपने महल से बाहर निकली हुई है, कहीं वन में भटक रही है, ऐसी राजकुमारी की तरह नीचे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ गई जो नीचे बिखरे हुए थे उस झरने के पास में और झरने के संगीत के साथ ही आत्मा के संगीत को सुनने लगी। सभी यात्री वहाँ की तस्वीरें खींच रहे थे लेकिन लेखिका वहाँ के दृश्यों को देखने के लिए उस झरने के नीचे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही बहती हुई जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई और मन काव्यमय हो उठा, मन में कविता जागने लगी, सत्य और सौंदर्य को मन छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक था वह झरना, जैसे जीवन अनंत है, वो मरता नहीं है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो ये झरना भी जो है वो ऊपर से गिरकर समाप्त नहीं होता, वो नदी का रूप धारण करके और आगे बह जाता है। तो जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत और अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास जगा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती हुई धारा बनने लगी हूँ। देखिए, देश अपनी सरहदों से इंसानों को रोक सकते हैं लेकिन नदियों को, हवाओं को, परिंदों को, इनको नहीं रोक सकते। यहाँ लेखिका को इस झरने के साथ बहते हुए बैठकर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी देश और समय की सीमाओं से दूर बह गई हैं, दूर एक धारा बनकर बह रही हैं। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकता का अर्थ होता है बुरी भावनाएं, भीतर की सारी बुरी भावनाएं और सारी दुष्ट वासनाएं
इस निर्मल धारा में बह गई। लेखिका को लगा कि इस बहते हुए झरने के साथ ही मेरे भीतर की सारी दुष्टता और सारी बुरी भावनाएं बह गई हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। लेकिन जितेन नार्गे, ये जो उनका गाइड था, वो यहाँ आ गया और कहता है उठिए, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। मैं अनमनी सी उठी। लेखिका का मन नहीं था उठने का, लेकिन वो बड़ी अनमनी सी उठी। थोड़ी ही देर बाद फिर वही नज़ारे आंखों के सामने, आत्मा को सुख देने वाले आंखों के आगे आ गए। रास्ते में फिर से वैसे ही नज़ारे दिखाई देने लगे। कहीं पर अब देखिए हिमालय के जो विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए और कहीं पर प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी परत, सब कुछ बादल में। कहीं पर लेखिका को हिमालय कैसा दिखाई देता है, कहीं पर उसे दिखाई देता है जैसे हरे रंग की एक चादर ओढ़ रखी हो, बहुत ही हरी भरी चादर हिमालय ने ओढ़ रखी हो, मोटा कालीन ओढ़ रखा हो। कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए हिमालय दिखाई देता है। कहीं पर हिमालय जहाँ से बर्फ़ हट चुकी है, जहाँ पर पेड़ भी नहीं है, वहाँ पर हिमालय ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे दीवार से प्लस्तर उखड़ गया हो। और अचानक से क्या होता है कि जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो और पूरे परिदृश्य पर बादल ही बादल छा जाते हैं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। चित्र लिखित सी, जैसा चित्र में बना हुआ होता है, चित्र में कोई चीज़ बना दी जाए तो वो हिलती डुलती नहीं है। तो लेखिका कहती है मैं बिना हिले डुले बस चुपचाप इन नज़ारों को देख रही थी। तो लेखिका खुद को कैसा बताती है? चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस खेल को देख रही थी। माया मतलब जो भगवान का ये जादू इस धरती पर चल रहा था उसको, और छाया ये जो रूप बदल रही थी धरती, इसको मैं देख रही थी। और ऐसा लग रहा था कि प्रकृति मुझे सयाना बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई है, कि आज मुझे प्रकृति अपने दृश्यों से बहुत कुछ सिखाकर ही रहेगी। धीरे धीरे धुंध की चादर छट गई। थोड़ी थोड़ी जो धुंध रास्ते में थी वो हटने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे थे, दो विपरीत दिशाओं से आते हुए छाया पहाड़ दिखाई दे रहे थे। छाया पहाड़ मतलब ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर दूसरे पहाड़ों की छाया दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठ रूप में मेरे सामने आ गए। जीप फिर थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत यानी स्वर्ग। ऐसा लग रहा था जैसे सब ओर स्वर्ग ही स्वर्ग हो। नज़रों के छोर से खूबसूरती ही खूबसूरती। नज़रें जहाँ तक जा रही थी वहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। सब तरफ हरियाली थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराने वाले पर्वत दिखाई दे रहे थे। निरंतर दे देने की यानी पर्वत हमें निरंतर देते ही तो हैं। नदियाँ देते हैं, नदियाँ देते हैं, हमें झरने देते हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ देते हैं, हमारी पर्यावरण से ठंडी हवाओं से रक्षा करने के लिए हमें इतना प्रेम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से वो हमें बहुत कुछ दे ही दे रहे हैं। तो सदा निरंतर दे देने की अनुभूति कराने वाले पर्वत लेखिका को दिखाई देते हैं। झरने दिखाई दे रहे हैं, फूल, घाटियाँ, वादियाँ, इस प्रकार के दुर्लभ नज़ारे, सब तरफ हरियाली ही हरियाली। और वहीं कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन मतलब जरा सोचो ऐसी हरियाली के बारे में। तो इस प्रकार से लेखिका जो है वो वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों में पूरी तरह से डूब चुकी थी। आश्चर्य, लेखिका देखती हैं, आश्चर्य होता है कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। एक साथ इस प्रकृति में कितना कुछ चलता रहता है। सतत प्रवाहमान झरने यानी बहते हुए, लगातार बहते हुए झरने। नीचे देखो तो वेग से बहती हुई तीस्ता नदी, सामने देखो तो ऊपर उठती हुई धुंध और ऊपर मंडराते आवारा बादल। मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। सब अपनी अपनी लय और तान में, प्रवाह में बहते हुए सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, धुंध उठ रही है, अब बादल उड़ रहे हैं। प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल जो है वो हवा के साथ हिल रहे हैं। चैरवेती चैरवेती यानी चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। लेखिका कहती हैं कि प्रकृति में एक साथ कितना कुछ घटित हो रहा है। और उन्हें कहीं पर झरने दिखाई देते हैं, कहीं पर वेग से बहती हुई तीस्ता नदी दिखाई देती है, कहीं बादल है, कहीं धुंध है, और
रोडोडेंड्रोक्रियोटा आदि के फूल हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति में एक साथ कितना कुछ घटित हो रहा है। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि मैं उसी प्रकृति को देखकर क्या सोचती हैं लेखिका, वो सोचती हैं कि इस बड़ी विशाल प्रकृति में सतत प्रवाह में हमारा वजूद तो कैसा है, तिनके की तरह है। पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। जीवन तभी सुंदर लगता है जब सौंदर्य चलता रहे, यानी कि परिवर्तित होता रहे। संपूर्णता के उन क्षणों में लेखिका को लग रहा था कि जीवन का यही सौंदर्य संपूर्ण है, मतलब जीवन में यही पूर्णता दिखाई दे रही है। उन्हीं क्षणों में वो इस बिखरे हुए सौंदर्य को अपने मन में समेट रही थी। मन उनका इसी पूर्णता के क्षणों में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बिल्कुल एक हो चुका था। ऐसा लग रहा था बाहरी सौंदर्य की और मन की सीमा मिट गई है। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ऐसा लग रहा था कि ईश्वर के निकट हूँ। और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर से होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार जो इतना सुंदर उनको दिखाई दे रहा था आंखों के आगे, वो खंड खंड हो गया, टूट टूट कर बिखर गया। और वो जो महाभाव, यानी कि यही जीवन है, यही जीवन का आनंद है, ये महाभाव एक सूखी टहनी की तरह टूट गया। क्या देखा लेखिका ने ऐसा कि उनके मन से वो सारे भाव, वो प्रकृति का सौंदर्य, वो झरने, वो धुंध, वो नदी, वो सब गायब हो गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा देखा था। क्या देखा था वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आज पढ़े हुए चैप्टर से, जितना पार्ट हमने पढ़ा है इसके क्वेश्चन आंसर्स। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। गंतोक मतलब कि गैंगटोक, जिसे हिंदी में गंतोक लिखा हुआ है। तो झिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक शहर लेखिका को कैसा लग रहा था कि लेखिका ने जब उसे देखा रात के समय तो वो बिल्कुल ठगी सी रह गई, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। सारा शहर जो था वो ऐसा जगमगा रहा था जैसे सितारों से भरा हुआ आकाश उल्टा हो गया हो। और लेखिका की सारी सुध-बुध भूल गई। उसे लगा कि आज मेरे भीतर बाहर सब कुछ अर्थहीन हो चुका है और सब कुछ शून्य हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। देखिए, गंतोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। गंतोक मतलब गैंगटोक। तो सिक्किम एक पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ के लोगों को अपना जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सारे रास्ते पथरीले होते हैं, ऊंचा नीचा चढ़ना उतरना लगा रहता है, सर्दी बहुत तेज़ वहाँ होती है। तो लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको अपने आसपास की परिस्थितियों से कोई शिकायत नहीं है। वो बड़े आराम से संतोषी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। उनके अंदर कहीं पर भी अपने आप को दीनहीन दिखाने का भाव नहीं आता है। वो अपने आप को एक बादशाह समझ के ही जीवन जीते हैं। इसीलिए वहाँ वो क्या कहा है लेखिका ने गंतोक को, मेहनतकश बादशाहों का शहर। कभी श्वेत और कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए, सिक्किम में बौद्ध धर्म चलता है, बौद्ध धर्म की बड़ी मान्यता है और वहाँ ये भी माना जाता है, परंपरा है वहाँ की, कि जब किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसको मोक्ष देने के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाएंगी। इन्हें उतारा नहीं जाएगा, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार से किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के अवसर पर भी पताकाएं फहराई जाएंगी, लेकिन वे पताकाएं रंगीन होंगी। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि ये पूरे चैप्टर से बिलोंग करता है। हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। तो देखिए, लॉन्ग स्टॉक में लेखिका ने एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ धर्मचक्र देखा। नार्गे ने उसे बताया कि ये प्रेयर व्हील है, अर्थात धर्म चक्र है और ये घुमाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर लेखिका को लगा कि भारत भले ही कितने भी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में बंटा हुआ है, लेकिन यहाँ के निवासियों का जो अनुभव है या जो श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, वो एक जैसी है। अलग अलग धर्म से जुड़े होने पर भी मोक्ष, पाप, पुण्य आदि को लेकर सभी की अवधारणाएं और सभी की आस्थाएं एक जैसी हैं। चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति हो जाए, लेकिन सब में, लोगों में एक जैसी सोच है। छठा, सातवां, ये सारे प्रश्न अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें जगह जगह पर इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आप अपना काम करेंगे और टाइम से करते रहेंगे ताकि हम अगले वीडियो के लिए अगले क्वेश्चन को कर सकें। थैंक यू।